नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल यमन के इशू पर सेंटर्ड है। यमन की लोकेशन वर्ल्ड मैप पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो रेड कलर में ये अरेबियन पेनिनसुला है, इसके बिल्कुल साउथ में आपको यमन मिल जाएगा। ठीक है, आप इस टॉपिक को जीएस पेपर 2 के इस पार्ट से जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यमन की लोकेशन सबसे पहले आप देख लीजिए। ये देखिए, ये पूरा मिडिल ईस्ट है। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री सऊदी अरेबिया आपको मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा ईरान। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कन्फ्रंटेशन चलता रहता है। देन यहाँ पर एक छोटा सा देश है कतर, और उसके नॉर्थ में है बहरीन। यहाँ पर यूएई है, जो 7 एमिरेट्स का एक पूरा ग्रुप है। ये ओमान है। ठीक है, यहाँ पर इराक है। तो ये कंट्रीज हैं। यहाँ पर रेड सी के इस तरफ आएंगे तो इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, इथियोपिया है, सोमालिया है, ये देश हैं। तो यमन में ये जो पूरा क्राइसिस है वो इस समय प्रिवेलिंग है। जो हौती रेबल्स हैं वो वहाँ की सरकार के खिलाफ कन्फ्रंटेशन में है। यमन का लगभग नॉर्थ का हिस्सा उनके कब्जे में है, इंक्लूडिंग द कैपिटल सना, ये उनके कब्जे में है। तो एक पूरा डेवलपमेंट देखते हैं कि आखिर ये जो पूरा सिनेरियो अभी यमन में बना हुआ है ये कैसे और कब से शुरू हुआ। जो सिविल वॉर है ये हो सकता है एंड गेम में पहुंच गया हो, लेकिन फिर भी जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं उस पर इंडिया को ध्यान देना चाहिए। वो अभी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस में बने हुए हैं। यमन जो कि अरेबियन पेनिनसुला के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। हमने मैप में लोकेशन देखी। ज़्यादातर यमनीज नेशनल यूनिटी में बिलीव रखते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्थ और साउथ दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ के साथ डिवाइडेड हैं। नॉर्थ का एरिया जहां हिली है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहां पर कुछ ऑयल रिजर्व्स भी हैं जो उनके लिए एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। एट द सेम टाइम जो साउथ का पार्ट है वो मोस्टली डिजर्ट है। कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 27 मिलियन है, जिसमें से ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉर्थ में ही रहती है। वहाँ की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $944 है। ठीक है, ये इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी का लगभग आधा है। यमन की पॉवर्टी की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो जो उनके पड़ोसी ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं उनके बिल्कुल उलट है। जैसे जो बाकी की ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्थिति कंपैरेटिवली बेहतर है। वहाँ पर लोग उतने स्ट्रेस में नहीं जितना यमन में है, जबकि उनके पास भी ऑयल के कुछ रिजर्व्स हैं, लेकिन उसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कंट्री की जो सोसाइटी है वो मोस्टली ट्राइबल है, और इसीलिए उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है। वैसे तो यमन में रहने वाले लगभग सभी लोग मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन नॉर्थ में जैदी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जैदी जो सेक्ट है वो सिया सेक्ट के काफ़ी नज़दीक आता है। वो सिया सेक्ट जो ईरान में फॉलो किया जाता है। अब आपको एक इक्वेशन समझ में आ रहा होगा कि आखिर हाउती रेबल्स को ईरान सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि हाउती रेबल्स जो कि जैदी सेक्ट से बिलोंग करते हैं वो सिया सेक्ट के काफ़ी क्लोज है, जो ईरान में फॉलो किया जाता है। तो एक तरीके से आप उन्हें सिया कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जनरलाइजेशन कर लेते हैं। इसी वजह से ईरान इन हाउती रेबल्स को लगातार अपना समर्थन देता रहता है, सपोर्ट देता रहता है, ताकि वहां पर सिया डोमिनेंस स्टैब्लिश हो सके। जो साउथ का पार्ट है वो मोस्टली सुन्नी लोगों का है, मतलब वो लोग जो मोस्ट ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों में निवास करते हैं। देखिए, जो नॉर्थ का हिस्सा है वहां पर मेनली जैदी ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, जबकि चूंकि जो साउथ का पार्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश के कॉलोनी के तौर पे था, ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के तौर पे था। दैट्स वाई वहाँ पर थोड़ा बहुत वेस्टर्नाइजेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो साउथ यमन है उसके काफ़ी क्लोज लिंक्स हैं इंडिया के साथ। जैसे कि जो हैदराबाद के निजाम थे, उन्हें लगातार यमन की इस लोकेशन से समर्थन मिलता रहता था। जो रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी, उन्होंने भी अपना कैरियर एडन में ही स्टार्ट किया था। एडन जो कि यमन के बिल्कुल साउथ में है, उसी के नाम पर, उसी सिटी के नाम पर गल्फ ऑफ एडन का नाम रखा गया है। जो वर्तमान में वहां पर टेंशन्स चल रही हैं उनका बैकग्राउंड आप 1930 से ट्रेस कर सकते हैं, जब यमन के इमाम ने यमन की कुछ टेरिटरीज सऊदी अरेबिया को सौंप दी थी। 3 प्रोविंसेस सौंपे थे जिन्हें आज भी यमन के लोग क्लेम करते हैं। 1960 के दौरान जो नॉर्थ यमन है वहां पर 6 साल लंबा एक सिविल वॉर छिड़ गया, जिसमें इमाम के जो फाइटर्स थे जिनको सऊदी अरेबिया का समर्थन भी मिला हुआ था, वो रिपब्लिकन फोर्सेस से जिनको इजिप्ट का बैकअप मिल रहा था लड़ भी रहे थे। सिविल वॉर का रिजल्ट ये निकला कि जो यमन
का एक अरब रिपब्लिक स्टैब्लिश किया गया 1968 में, वहां पर उसके बाद से ही फॉरेन कंट्रीज का लगातार प्रभाव यमन की पॉलिटिक्स में बना रहा। यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ यमन फाइनली 1990 में तैयार हुआ। 1994 में जो साउथ के लोकेशन में रहने वाले लोग हैं उन्होंने यमन से अलग होने का प्रयास किया, लेकिन एक छोटे से सिविल वॉर के बाद उनके इस प्रयास को खत्म कर दिया गया। 2004 में जो नॉर्थ में रहने वाले शिया मिलिशिया हैं, जिन्हें अंसर अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इंसर्जेंसी शुरू की एक डेसिडेंट क्लेरिक हुसैन बद्रुद्दीन अल हौती की लीडरशिप में। इसीलिए उन्हें हौती रेबल भी बोला जाता है, क्योंकि वो इसी क्रीड को फॉलो कर रहे हैं। ये जैदी सेक्ट के हेड थे, जिनके रिप्रेजेंटेशन में बाकी के लोग रेबल कर रहे थे, और ये रेबल था प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सलेह के खिलाफ। नवंबर 2011 में जो यमन में अरब स्प्रिंग मूवमेंट चला, देखिए एक अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी ट्यूनीशिया के साथ, जिसके बाद कई सारे देशों में लगातार मूवमेंट स्टार्ट हुए वहां पर ऑटोक्रेटिक रूलर्स को सत्ता से हटाने के लिए। ये ट्यूनीशिया के बाद अरब, उसके बाद अरबियन, ट्यूनीशिया के बाद इजिप्ट, उसके बाद लीबिया, और फिर अरब की कंट्रीज में पहुंच गया। तो जो अरब स्प्रिंग का मूवमेंट था, जब उसका प्रभाव यमन में पहुंचा तो मांग चली कि सलेह अपनी सत्ता छोड़ें। उसके बाद सलेह ने काफी कंट्रोवर्सी, काफी जद्दोजहद के बाद अपने पद को, जो साउथ में उनके डिप्यूटी थे अब्दुल्लाह मंसूर हादी, उनके पक्ष में सत्ता को छोड़ दिया। सलेह जो हैं वो उसके बाद भी काफी इन्फ्लुएंशियल बने रहे, क्योंकि जब उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी थी तो इस बात को साफ किया था कि वो इस शर्त पे सत्ता छोड़ेंगे कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। तो मतलब ये था कि उसके बाद भी वो लगातार प्रभावशाली बने रहे, अंतिम रूप में तब तक जब तक कि 2017 में उनकी हत्या नहीं कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि हौतीज ने ही उनकी हत्या करी थी, जबकि इनिशियली उन्होंने हौतीज को समर्थन दिया था। हौतीज का ऐसा मानना है कि इनिशियली तो वो एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन लेटर ऑन डिसएग्रीमेंट आ गए थे और वो अन्य देशों के साथ मिलकर हौतीज के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे थे। जो हौती रेबल्स हैं वो उसके बाद मिस्टर हादी के खिलाफ अपनी कार्रवाई में लग गए। इसके पहले तक वो लगातार सलेह के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे, उनको पद से हटाने का प्रयास कर रहे थे। जब सत्ता हादी के हाथों में गई तो यह संघर्ष हादी के खिलाफ शुरू हो गया। इस संघर्ष में, जबकि 2014 में यह संघर्ष काफी तेजी से शुरू हुआ, हौती रेबल्स ने अटैक करना स्टार्ट किया, तो 2014 में हादी सऊदी अरेबिया भाग गए। उन्होंने जो वहां की कैपिटल है उसे छोड़ दिया। उसके बाद से ही वो सऊदी अरेबिया में बैठ के ही यमन की सरकार चला रहे हैं। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सरकार हादी की ही है, हालांकि वो यमन में है, सऊदी अरेबिया में है, उनका प्रभाव लगभग न के बराबर है। सऊदी अरेबिया लगातार हौती रेबल्स के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि जो हौती रेबल्स हैं वो ईरान के सरोगेट बन चुके हैं, वो ईरान के समर्थन में ये सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो एक मिलिट्री कोलिशन जिसमें यूएई, इजिप्ट और कुछ अन्य सुन्नी पावर्स भी हैं, पाकिस्तान शुरू में था, बाद में वो पीछे हट गया, ये सभी मिलकर आधे मन से कार्रवाई कर रहे हैं हौती रेबल्स के खिलाफ। जो कोलिशन है उसकी शुरुआत जब की गई थी 2015 में हौतीज के खिलाफ, तो टाइटल दिया गया था ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म, मतलब एक झटके में हौती रेबल्स को खत्म करना है। ऐसा हो तो नहीं पाया। शुरुआती दौर में एरियल बॉम्बार्डमेंट किया गया, बॉम्ब्स गिराए गए, मिस्टर हादी के फोर्सेस के सपोर्ट में सदर्न यमन में कार्रवाइयां की गई, नेवल ब्लॉकेड भी लगाया गया। हालांकि 4 साल बीत चुके हैं और इन कार्रवाइयों का कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा है। 4 साल बीत चुके हैं, सिविल वॉर लगातार चलता जा रहा है, स्टेलमेट बन चुका है, कोई भी एडवांस नहीं कर पा रहा है। हौतीज नॉर्थ में अपना एक खेड़ा जमाए हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने यमन को यह बताया कि वो दुनिया के कुछ ऐसे देशों में से है जहां पर ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मानवाधिकार का हनन हुआ है। लगभग 11,000 लोग मारे जा चुके हैं, 3 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, अपना घर बार छोड़कर किसी और स्थान पर बसे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में जो यमनी सिविल वॉर है वो लगभग एंड गेम की ओर आ चुका है, लेकिन कुछ खास डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं। इस स्थिति में जो नेशनल इंटरेस्ट है इंडिया का, वो भी चैलेंजिंग सिचुएशन में है। अभी कुछ 2 डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। इन 2 डेवलपमेंट्स पर आप एक निगाह डाल लीजिए इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। जो पहला डेवलपमेंट है वो ये है कि 2 ऑयल फैसिलिटीज पर एक ड्रोन अटैक किया गया है, जिम्मेदारी ली है हौती रेबल्स ने। ये जो अपस्ट्रीम ऑयल फैसिलिटीज हैं, अपकीक और खुराइस, ये 2 लोकेशंस हैं सऊदी अरेबिया में, वहां के ऑयल फैसिलिटीज पर हमला किया गया। अल हौती मिलिशियाज ने क्लेम किया है कि उन्होंने ये हमले किए हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 10 ड्रोन्स ने 17 टारगेट्स को हिट किया है, और ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये जो हमला किया गया है ये यमन और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर से 13 किलोमीटर अंदर किया गया है,
और बिल्कुल एक्यूरेटली हिट किया गया टारगेट्स को। ये कई तरीके के क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़ता है। किसी देश में इतने अंदर घुसकर हमला कर देना और पता ना चलना, ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्राइक्स में लगभग 5.7 मिलियन बैरल्स पर डे की जो सप्लाई थी वो हिंडर हुई है, और सऊदी अरेबिया का जो ऑयल सप्लाई का आधा हिस्सा था वो लगभग एक झटके से रुक सा गया। लगभग 5% ग्लोबल सप्लाई भी प्रभावित हुई। इससे अनप्रेसिडेंटेड 19% की इनिशियल सर्च देखने को मिली। ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गए। लगभग 19% की बढ़ोतरी ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड ऑयल $71 पर बैरल पर आ गया। ऑयल के प्राइसेस, उम्मीद है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो $100 पर बैरल पर भी जा सकते हैं। ये तो पहला डेवलपमेंट रहा। सेकंड डेवलपमेंट ये है कि वो कोलेशन जो सऊदी अरेबिया के द्वारा लीड किया जा रहा था हौती रेबल्स के खिलाफ, वो लगातार कमजोर हो रहा है। जुलाई 2019 में यूएई ने अनाउंस किया कि वो अपनी फोर्सेस को यमन से निकाल लेगा। यूनाइटेड अरब अमीरात, अगस्त के अंत तक यमन की जो सरकार है उसे भी सदर्न पोस्ट जो एडन का है वहां से अपने आप को पीछे हटाना पड़ा। रियाद इस समय काफी इनेबल हो चुका है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो यमन में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाए। दैट्स वाई वो कई सारे अन्य सुन्नी स्टेट्स की मदद ले रहे हैं, लाइक पाकिस्तान और इजिप्ट। इस स्थिति में जो पूरी सिचुएशन है यमन की और आसपास की लोकेशन की, वो काफी वल्नरेबल बनी हुई है। इंडिया के इंटरेस्ट कैसे स्टेक पर लगे हुए हैं? ये जो 2 फैसिलिटीज पर हमला किया गया है ये इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से तो हमारा सी ट्रेड रूट है वो भी पास होता है। ऐसी स्थिति में इंडिया को भी बाब अल मंदेब से पूरा जो रूट पास होता है जहां से ऑयल की सप्लाई की जाती है वो भी खतरे में होगा ऐसी वल्नरेबिलिटी में। इसके इतर जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, यहां पर इंडिया को अपने जो इंटरेस्ट हैं वो यमन में सिक्योर करने का प्रयास करना होगा, पार्टिकुलरली जो सदर्न कोस्टल बेल्ट है वहां पर। ये जो ड्रोन अटैक सऊदी अरेबिया के ऑयल फैसिलिटीज पर हुआ है उसका सीधा प्रभाव इंडिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, और जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसका 5वां हिस्सा सऊदी अरेबिया से हम अवेल करते हैं। ऑयल के प्राइसेस अगर तेजी से बढ़ेंगे तो इंडिया की इकॉनमी जो कि ऑलरेडी 5% की ग्रोथ कर रही है, काफी खराब स्थिति में है, वो और भी ज्यादा हिट होगी। इसके इतर जो सऊदी अरेबिया की अरमेको कंपनी की फैसिलिटीज पर, ऑयल फैसिलिटीज पर हमला किया गया है, इसका प्रभाव इंडिया के साथ चल रहे निगोशिएशंस पर भी पड़ेगा। 2 इन्वेस्टमेंट्स की बातचीत चल रही है। एक इन्वेस्टमेंट ये कंपनी रत्नगिरी रिफाइनरी में करने वाली है, और दूसरा $30 बिलियन का एक एग्रीमेंट उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ भी साइन कर रखा है। तो दोनों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। दैट्स वाई इंडिया ने इस अटैक को खुले शब्दों में क्रिटिसाइज किया कि इस तरीके के हमले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा पहला वाला आर्टिकल हमने कवर किया। दूसरे आर्टिकल में कुछ कंटेंट है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इंडिया को ऑयल सप्लाई कट जो भी होने वाला है सऊदी अरेबिया में ड्रोन अटैक होने के बाद, उसे ब्रेस करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इमीडिएट इंपैक्ट, लास्ट वीक में जो ड्रोन अटैक किया गया सऊदी अरेबिया की अरमेको ओन्ड खुराइस ऑयल फील्ड और अबक्विक ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर, उसका सीधा प्रभाव इंडिया के ऊपर पड़ा, जो कि हमने देखा भी। सऊदी अरेबिया की जो डेली क्रूड ऑयल आउटपुट था लगभग उसका आधा हिस्सा प्रभावित हुआ, और ग्लोबल सप्लाई भी 5% तक प्रभावित हुई, जो हमने पहले चर्चा की थी। जो सऊदीज हैं वैसे उन्होंने सप्लाई को बहुत जल्दी रीस्टोर कर लिया, लेकिन फिर भी ऑयल के प्राइसेस में लगभग 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली। हौती मिलिशियाज जो यमन में सऊदी अरेबिया के खिलाफ और वहां की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली। जो 4 साल से ये सिविल वॉर चल रहा है, हौतीस के द्वारा जो मिलिशियाज इसके लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन अंकल सैम यानी कि यूएसए का अपना अलग ही आलाप है। वो तो कह रहे हैं कि यह हमला ईरान की वजह से हुआ है। ईरान ने हालांकि साफ साफ इन एलिगेशंस को डिसमिस किया। उन्होंने बोला इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और जैसे यूएसए के साथ ईरान की बातचीत पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स निकल के आ रहे थे, तो उन्होंने ये भी साफ किया कि वो यूएसए की टर्म पर उनसे बातचीत नहीं करेंगे। दोनों जगहों पर ईरान के द्वारा सफाई दी गई। मीनवाइल सऊदी अरेबिया को चाहिए कि वो यमन में अपने इंटरवेंशन को लिमिट करें और यूएन को छोड़ दें कि वो यहां पर जो पीस है उसे स्टैब्लिश करने का प्रयास करें। जो सऊदी अरेबिया लेड मिलिट्री कैंपेन है उससे कुछ खास फायदा अभी तक हुआ भी नहीं है। यूएसए और यूके के सपोर्ट से वो काफी लंबे समय तक यमन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हो पाया है। जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे सिचुएशन लगातार डिटोरिएट ही हुई है। फ्यूल के कॉस्ट अगर तेजी से बढ़ते हैं तो इंडिया के ऑयल इंपोर्ट पर भी प्रभाव पड़ेगा। इंडिया की इकॉनमी ऑलरेडी स्लो डाउन फेस कर रही है, तो नुकसान और भी ज्यादा होगा। सरकार को ऐसी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की तैयारी कर लेनी चाहिए, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो इंडिया ने एक्साइज ड्यूटी इंपोज कर रखी है, अब समय आ चुका है कि इंडिया उसे री इवेल्युएट भी कर ले। और लास्ट में कंक्लूजन में ये बताया गया है कि एक नया डायमेंशन इस आर्टिकल में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अगर ड्रोन से इतने भीतर जाकर
कोई रेबल ग्रुप हमला कर सकता है। तो ये एक नए तरीके का हमला या टैक्टिक हो सकती है जिसे नॉन स्टेट एक्टर्स ऑप्ट कर सकते हैं। इंडिया के डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट को इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए और इंडिया इस लिहाज से जितना वल्नरेबल है उसके मिटिगेटिंग मेजर्स भी अपनाए जाने चाहिए। तो इस आर्टिकल को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। ये आर्टिकल यहाँ पर हमने कवर किया। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल डेडली स्प्रेड, आप इसे पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। इस आर्टिकल में मीजल्स पे फोकस किया गया है। मीजल्स इसका मतलब होता है खसरा, और एक नया डायमेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज वैक्सीन हेजिटेंसी। वैक्सीन हेजिटेंसी इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन करवाने से कतराए। वैक्सीनेशन करवाने से कतराने का कोई भी कारण हो सकता है कि अगर मैं वैक्सीन लूँगा तो हो सकता है ये बीमारी मुझे ना होने वाली हो तो हो सके, या वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में लोगों के मन में कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, जिसके बाद वो वैक्सीनेशन करवाने से कतराते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम वैक्सीन हेजिटेंसी को ओवरकम कर लें, जो लोग वैक्सीन लेने से कतराते हैं उसे हम ओवरकम कर लें, तो जो मीजल्स या खसरा का जो इन्फेक्शन है ग्लोबल लेवल पे उसे कम किया जा सकता है। देखिए 2018 में 30% इंक्रीज हुई है मीजल्स के केसेस में। WHO ने जनवरी 2019 में वैक्सीन हेजिटेंसी को 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट में से एक कैलकुलेट किया। वैक्सीन हेजिटेंसी जो 10 हेल्थ के थ्रेट्स हैं उनमें से एक है। लोग वैक्सीनेशन करवाना ही नहीं चाहते। जो वैक्सीन हेजिटेंसी है आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिलक्टेंस और रिफ्यूजल टू वैक्सीनेट डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। इसका मतलब यह है कि किसी बीमारी के लिए वैक्सीन तो अवेलेबल है लेकिन कोई वैक्सीनेशन करवाना ही नहीं चाह रहा है, तो आप इसे वैक्सीन हेजिटेंसी कह सकते हैं। देखिए 2018 में जो मीजल्स के केसेस थे उनमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली। 3,65,000 मीजल्स के जो केसेस थे उनको 182 कंट्रीज़ में रिपोर्ट किया गया 2019 के पहले 6 महीने में। मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है। पहले 6 महीने में बहुत बिगेस्ट इंक्रीज हुई है। 900% की इंक्रीज देखने को मिली है इस साल। अगर आप पिछले साल इसी समय को कंपेयर करें तो WHO ने ये माना कि जो अफ्रीकन रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, लाइक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर और नाइजीरिया। इन देशों में मीजल्स के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो देश हैं वो बहुत ही सुरक्षित रहे हैं। देखिए 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो वैक्सीन कॉन्फिडेंस है यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स में, वहाँ पर भी वैक्सीन कवरेज 90% के ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो इसके लिए कारण क्या है? कारण वही वैक्सीन हेजिटेंसी है। अब इसे कैसे पता किया जाए? देखिए ऐसा जानकारी में आया कि 18 से 34 वर्ष की उम्र के वो लोग जो युवा हैं लेकिन अच्छे से एजुकेटेड नहीं है, वो चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझते नहीं हैं, तो वो मीजल्स, मम्स, मीजल्स का मतलब खसरा, मम्स का मतलब गलसुआ जिसमें गला एकदम सूज जाता है, रूबेला, MMR, ऐसी वैक्सीन को सेफ नहीं मानते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो ये जो वैक्सीन हैं वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। 2019 के मार्च में एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी जिसमें यह बताया गया कि 52% लोगों ने ऐसा माना। EU के 28 देशों में केवल 52% लोग ऐसा मानते थे कि जो वैक्सीन हैं वो इफेक्टिव साबित हो सकती हैं दवाइयों को काउंटर करने के लिए। 33% लोगों को ऐसा लगता था कि ये हो सकता है कि उतनी इफेक्टिव ना हो, वो उसे प्रोबेबली इफेक्टिव मानते हैं। सबसे खराब बात यह है कि 48% रिस्पॉन्डेंट्स को ऐसा लगता है कि वैक्सीन के सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। 38% को ऐसा लगता है कि जो वैक्सीन है वो एक्चुअली में उनके अंदर डिसीज कॉज कर सकती है, उन्हें डिसीज से बचाने के बजाय वो उनके अंदर डिसीज ला सकती है। और ये जो आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है EU में, इंडिया उससे कुछ खास डिफरेंट नहीं है। 2018 की एक स्टडी में ये पाया गया कि अवेयरनेस की कमी की वजह से 45% जो बच्चे हैं वो 121 इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में वैक्सीनेशन से रह जाते हैं और वहाँ पर दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। 24% बच्चे वैक्सीनेशन अवेल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन की वजह से एडवर्स इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट्स होंगे। 11% लोग इस बात को लेकर रिलेक्टेंट पाए गए, उन्हें ऐसा लगता है कि इसका कुछ और नकारात्मक कुछ प्रभाव हो सकता है। इस दिशा में बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। जो मिस इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले तो उसे रोकना होगा। सोशल मीडिया इसमें एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है कि वैक्सीन की डिस इन्फॉर्मेशन को रोका जाए, वैक्सीन को लेकर जो लोगों के मन में एक पूर्वाग्रह है उसे रोका जाए। ठीक है, कंक्लूजन में ये बोला गया है कि मीजल्स की वैक्सीन लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकती है वायरस के खिलाफ और मोर्टेलिटी को भी रोक सकती है, चाइल्डहुड इन्फेक्शन को रोक सकती है। तो ज़रूरी है कि इसके वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करवाया जाए और वैक्सीन जो हेजिटेंसी है उससे ओवरकम किया जाए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।